नमस्कार साथियों, राजपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है भी यह एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन नहीं है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपको ऑनलाइन के अंदर ही ऑफलाइन जैसा अनुभव करवाया जाएगा। राजपथ एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। हमारे यहाँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की टीम आपके साथ नियमित संपर्क में रहेगी। आपको इस ऐप के ऊपर ई कंटेंट, टेस्ट सीरीज और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शन के अंदर आपको ये सामग्री मिलेगी। जिस आधार पर टॉपिक होते जाएंगे उसी आधार के ऊपर इसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको MCQs करवाए जाएंगे, PYQs करवाए जाएंगे। अब वर्तमान में RPSC और अधीनस्थ बोर्ड जिस तरह के पेपर दे रही है और जो परिणाम आ रहे हैं आपने भी देखे होंगे, भी 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक लाना ही मुश्किल हो पा रहा है। तो इसी विश्वास के साथ राजपथ एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि भी आप 40% से अधिक अंक लाएं और अपना निश्चित रूप से राजकीय सेवाओं में अपना सिलेक्शन पाएं। राजपथ एकेडमी की फर्स्ट पेपर की टीम बड़ी शानदार टीम है, आप उससे जुड़ें, आपको पता चलेगा भी फर्स्ट पेपर के अंदर किस तरह पढ़ा जाता है और आपको ऑथेंटिक मैटर जो है वही इसके अंदर करवाया जाएगा। तो हमारी आशा है कि भी आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर PTI भर्ती के लिए हमसे जुड़ेंगे और निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त करेंगे। सेकंड पेपर के अंदर मैं मुकेश जांगू और मेरे साथ मेजर बराड़ सर आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे और विश्वास रखिए बढ़िया ऑथेंटिक तरीके से आपको सारा कुछ मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा। आपके हर चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं राजस्थान जो कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा जो PTI सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस डाला गया है उसके ऊपर। पहले सेम यही सिलेबस RPSC ने जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की थी उनके अंदर ये सिलेबस था। उसके अंदर एक विशेषता थी सिलेबस के अंदर, वो ये थी कि भी पर्टिकुलर जो 8 यूनिट है उनका अंक विभाजन किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके द्वारा जो, या जिसे अधीनस्थ बोर्ड भी कहते हैं, इसके द्वारा जो सिलेबस डाला गया है उसमें अंकों का निर्धारण कहीं नहीं किया गया यूनिट वाइज भी। जैसे फर्स्ट यूनिट है जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का आपको फिजिकल एजुकेशन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। पहले यह यूनिट RPSC ने 60 अंकों की निर्धारित की गई थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने पर्टिकुलर इसमें कोई अंक नहीं रख रखे हैं। तो लगभग क्वेश्चन तो उसी आधार पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गत जो अभी RPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएं आयोजित की गई थी जिनके अंदर अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है, तो वहां पे ये नहीं कह सकते भी इसके अंदर से 30 क्वेश्चन ही अपने आने जरूरी है, हो सकता है 20 दे दे, दूसरी में से बढ़ाकर कुछ दे दे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो अपने को 8 की 8 यूनिट बढ़िया तरीके से करनी है और मैं और बराड़ सर मिलकर आपको वो सारा मैटर करवाएंगे। और आप अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो विश्वास रखिए कि अपने मिलकर सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो सिलेबस के ऊपर एक नजर डालते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी मुख्यतः ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर है, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है, अर्थ है, उसके बाद मिसकॉन्सेप्शन यानी जो भ्रांतियां फैली हुई है सारी शिक्षा के संबंध में उनके ऊपर इसके अंदर दिया गया है। बायोलॉजिकल फाउंडेशन है इनके ऊपर दिया गया है, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल एज, बॉडी टाइप्स इसके अंदर क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, सेकंड विंड दे रखी है, ऑक्सीजन डेप्थ है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर है। अब इसके अंदर एक जो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, ये वाला जो टॉपिक है आपको जो अपनी फोर्थ यूनिट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये उसके अंदर सारा का सारा एक साथ मिलेगा।
बाकी हमारा इसके अंदर ये प्रयास रहेगा कि भी ऐप के ऊपर आपको यूनिट वाइज फोल्डर बना दिए जाए, जिसके अंदर यूनिट वाइज आपको उसके अंदर वीडियो है और जो PDF है जो उसके अंदर ई कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो वहीं ये जो साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, ये 4th यूनिट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है उसके अंदर आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद में सोशोलॉजिकल फाउंडेशन है, फिलोसफिकल फाउंडेशन है, आदर्शवाद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, समाजशास्त्रीय आधार है, ये आपको इसके अंदर सिलेबस के आधार पे ये आपको टोटल के टोटल टॉपिक ये रूटीन में कराए जाएंगे। हमारा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास हाथ के अंदर अपना सिलेबस होना चाहिए, ताकि उसे ये पता रहे भी यूनिट का कौन सा पार्ट अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट चल रहा है, कौन सा नहीं हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि टॉपिक वाइज हर एक पार्ट को छूते हुए आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाए, और साथ में उसका रिवीजन क्लासें भी आपको इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। फिजिकल फिटनेस, गरमाना, लिम्बरिंग डाउन, ठीक है, एरोबिक एंड एरोबिक एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन एंड ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। एक्सरसाइज प्रोग्राम, अब ये जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है ये पर्टिकुलर इसके अंदर नाम दे रखे हैं, जिन जिन चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए दिए गए हैं वो आपको सारी की सारी इसमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद में फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट आएंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज हो गया, और ये आ गया अपना किन्सोलॉजी यानी गति विज्ञान। गति विज्ञान का इतिहास है, उसके ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है, एम है, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद में उसका महत्व और उसकी जो भूमिका है वो इसके अंदर एक टॉपिक अपना दिया गया है। उसके बाद गति विज्ञान का ही अगले हिस्से के अंदर गति विज्ञान के नियम है, उत्तोलक है, बल है, गुरुत्व केंद्र है, संतुलन यानी साम्य अवस्था है, और खेल कूद के अंदर उनका उपयोग है। फिर उसके बाद में आसन दे रखे हैं, ठीक है, विकृतियां दे रखी है, मसाज इसके अंदर दिया गया है, खेल चोटों से उनसे बचाव के बारे में इनके अंदर ये टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। ये यूनिट RPSC ने जो सिलेबस डाला था उस दौरान ये 60 अंक की थी, लेकिन अब इसके ऊपर कोई अंकों का निर्धारण अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। वैसे अपने मान के चलते हैं 20 में से 30 क्वेश्चन आते हैं 60 अंक के, ठीक है। सेकंड यूनिट है जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर एंड हिस्ट्री, यानी स्पोर्ट्स का करंट आएगा वो आपको करवाया जाएगा। पर्टिकुलर जो गेम है जो इसके अंदर दिए गए हैं वो सारे आपको करवाएंगे, और हमारा ये मानना है कि भी करंट भी साथ की साथ अपना चलता रहना चाहिए। फर्स्ट पेपर के अंदर जो करंट करवाएंगे वो है, और स्पोर्ट्स का करंट भी आप विश्वास रखिए आपको इस सेकंड पेपर के अंदर आपको करवाया जाएगा। ये नहीं है भी आपको ये कह दिया कि भी ठीक है जो किताब आती है उसमें से पढ़ लीजिए, तो आप अपना साथ की साथ तैयार रखें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, और सामान्य कोई भी करंट के संबंध में कोई भी बुक है उसको आप साथ में अपडेट रहिए, लेकिन विश्वास रखिए हम भी आपको स्पोर्ट्स का करंट आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री आ गई, उसके बाद में जनरल रूल्स वगैरह आ गए, ये सारी इंपॉर्टेंस, टूर्नामेंट वेन्यू, ये जहाँ जहाँ ये होते हैं, ओलंपिक मोटो है, एसोसिएशन है, इन सब के बारे में आपको क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह जो सारा कुछ रूटीन है इस यूनिट के अंदर आपका शामिल किया गया है। अब थर्ड यूनिट है थ्योरीज, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थ्योरीज, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड सिद्धांत, सारी शिक्षा के सिद्धांत ये है। प्राचीन जो शारीरिक शिक्षा के अंदर जो ग्रीस और अन्य कंट्रियां जो थी, अन्य जो देश थे, उनका भारत के अंदर जो मिडाइवल एज था, मॉडर्न एज है, उसके अंदर एंसेंट पीरियड के अंदर हड़प्पाकालीन था, क्या कुछ था शारीरिक शिक्षा का, वो सारा इसके अंदर शामिल है। उसके बाद में सारी शिक्षा में विशेषकर योगदान देने वाले जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उनके इसमें जो नाम दिए गए हैं वो सारे आपको इसके अंदर करवाए जाएंगे। संस्थाएं इनमें दे रखी है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी, जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक बताया था आपको, लर्निंग, मोटिवेशन वगैरह, वो सारा आपको इसी यूनिट के अंदर एक साथ मिलेगा। भी मनोविज्ञान का अर्थ है, उसकी परिभाषा है, उसकी प्रकृति है, उसकी जितनी शाखाएं हैं, क्या क्या उसके अंदर स्कोप है, फिर उसके बाद में ग्रोथ डेवलपमेंट है, ठीक है, वृद्धि और विकास आ गया जिसे, यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, उसका अर्थ क्या है, साइकोफिजिकल यूनिट है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो इसके अंदर शामिल है। फिफ्थ यूनिट है मेथड, सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी खेल कूद के अंदर जो पर्यवेक्षण है, संगठन है,
ठीक है, जो यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे लीडरशिप क्वालिटी जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आ रहा था, वो सारी चीज़ें ये वापस रिपीट होती हुई इसके अंदर आएगी। लीग टूर्नामेंट है, कैसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, कैसे टाई डाली जाएगी, कैसे बाई उनको दी जाएगी, कौन कौन सा उसके अंदर मेथड्स यूज में लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क का क्या योगदान है, उसका क्या अर्थ क्या है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में क्या उसकी भूमिका हो सकती है, ये सारे पार्ट्स फिफ्थ यूनिट के हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस यानी जो प्रशिक्षण के जो से वो थ्योरियां हैं, ठीक है, उनके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। उनके क्या क्या सिद्धांत है, क्या ट्रेनिंग है, क्या पीरियडाइजेशन होता है, क्या ट्रेनिंग लोड होता है, क्या कोचिंग है, क्या ऑफिशिएटिंग है, फिर क्वालिटीज़ आएगी, क्वालिफिकेशन आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, गुड ऑफिशियल यानी ऑफिशियल्स के लिए क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए और कैसा वो हो सकता है, यानी जो लीड अप गेम्स है वो भी उसी के अंदर आपको करे जाएंगे। फिर सेवंथ जो यूनिट है वो है एनाटॉमी, ठीक है, बेसिक एनाटॉमी, इट्स फंक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन। इसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो आएगा और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड पार्ट आएगा, जिसके अंदर डिजीज यानी बीमारियां वगैरह जो है वो सारी चीजें इसके अंदर अपने सारा का सारा अपने अध्ययन करेंगे। और जो लास्ट यूनिट है एट्थ, वो है मनोरंजन, कैंप और योग। तो इसके अंदर मनोरंजन क्या है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार है, उसके बाद में ये जो कैंपिंग है क्या क्या उसके अंदर क्या अपने उसके अंदर बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, खिलाड़ी के अंदर क्या चीज़ें कैंपिंग के द्वारा। उसके बाद में रोल जो उसका आता है, योग का रोल आता है, आसन है, प्राणायाम है, उनके बारे में, या आसनों के जो एडवांटेज है, कब आसन कौन सा करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है एट्थ यूनिट में। तो ये बड़ा बड़ा एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट है। उसके बाद अगर अपने प्रारंभ करते हैं, अब सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है जो अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन बीपीएड की दृष्टि से अगर देखें तो उसका एक कुछ पार्ट इसके अंदर दिया गया है, जिसे अपने कहते हैं किन्सोलॉजी यानी गति विज्ञान। आज अपने शुरू करते हैं गति विज्ञान। तो गति विज्ञान है क्या, पढ़ने से पहले अपने एक झलक इस पे करते हैं। गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी। अपना जो सिलेबस दिया गया है उसमें गति विज्ञान का इतिहास, लक्ष्य, उद्देश्य, खेलकूद में महत्व, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल की गई है। तो अपने गति विज्ञान का अर्थ आगे पढ़ेंगे, पहले उसके इतिहास के ऊपर एक झलक लगाते हैं। वैसे थोड़ा मैं ब्रीफली एक बार बता देता हूँ भी वास्तव में गति विज्ञान है क्या। गति विज्ञान गति का अध्ययन है, वो भी किसकी, मानव गति का। अपने इसको जो पढ़ते हैं गति विज्ञान, क्योंकि ये खेल कूद के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसीलिए इसे साइंस ऑफ ह्यूमन मोशन कहते हैं। इसका जो जनक यानी फादर ऑफ किन्सोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अब गति विज्ञान जो वर्तमान अवस्था के अंदर मौजूद है, क्या पहले भी वैसा था? नहीं। गति विज्ञान को इस रूप में पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा। लगभग 384 ईसा पूर्व से वहां से अपने इसकी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और 19वीं शताब्दी तक आते आते गति विज्ञान अपने विकसित रूप में पहुंच पाता है। उस समय इतनी कोई विधियां और इतनी तकनीकें नहीं होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों ने गति विज्ञान के ऊपर कार्य किया। उन्होंने जानवरों के ऊपर प्रयोग किए और इस गति विज्ञान की उन्होंने स्थापना की। अब जो सबसे पहले जो था गति विज्ञान, वास्तव में गति विज्ञान है क्या? गति विज्ञान है साइंस ऑफ ह्यूमन मोशन यानी मानव गति का विज्ञान। अब गति विज्ञान की आवश्यकता क्यों है? वैज्ञानिक जो खिलाड़ी है उसकी क्षमता व ऊर्जा को कम खर्च, यानी खिलाड़ी की क्षमता और ऊर्जा को कम खर्च करते हुए उचित और अनुकूल और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अनेकें खोज कर रहे हैं, अनेकों तरह की खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और वो अनुसंधान किसके तहत हो रहे हैं? किन्सोलॉजी यानी गति विज्ञान के अंतर्गत हो रहे हैं। आज गति विज्ञान की आवश्यकता क्या है? गति विज्ञान की आवश्यकता सारी शिक्षा के क्षेत्र में यह है कि भी जो भी कोच है
या शिक्षक है जो प्रशिक्षक है शारीरिक शिक्षा का, वो ये चाहता है कि भी उसका जो खिलाड़ी है वो जो भी कौशल सीखे, यानी जो भी मूलभूत कौशल सीखे उसको पूर्णता के साथ सीखे और उसकी ऊर्जा खपत कम से कम हो। उसके लिए वो यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करता है, यानी गति विज्ञान का वो प्रयोग करता है। पुराने समय के अंदर एक ग्रीक दार्शनिक यानी अरस्तु थे। ये जो ग्रीक दार्शनिक थे इन्होंने क्या कहा, शरीर व मन की एकता पर बल दिया इन्होंने। जो ये ग्रीक दार्शनिक थे कि इन्होंने क्या कहा, शरीर और मन की एकता पर बल दिया। इसी के बाद आए हिपोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने कार्य की जो क्रिया की कार्य की है उसके प्रभाव का अध्ययन किया। क्रिया के कार्य की प्रभाव का अध्ययन। अब ये प्रश्न आता है परीक्षा में भी, क्रिया के कार्य के प्रभाव का अध्ययन किसने किया, तो वो अध्ययन किया था हिप्पोक्रेट्स ने। इन्होंने क्रिया के कार्य के प्रभाव का अध्ययन किया, जैसे चलना। चलना के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सर्दियों में धीमी गति से तथा सर्दियों में तेज गति से तथा गर्मियों में धीमी गति से चलना चाहिए। इन्होंने कहा सर्दियों में तो तेज गति से चलना चाहिए, वहीं गर्मियों में धीमी गति से चलना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, ताकि ऊष्मा के जलन प्रभाव से बचा जा सके। अब देखो, इन्होंने अगर प्रश्न पूछता है कि भी क्रिया के कार्य की प्रभाव का अध्ययन किसने किया, तो हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने चलने के ऊपर बताया कि भी सर्दियों में तेज गति से, गर्मियों में धीमी गति से चलना चाहिए। अब प्रश्न आता है भी क्यों चलना चाहिए, भी उष्मा के जलन के प्रभाव से बचने के लिए, यानी उष्मा के जलन प्रभाव से बचने के लिए सर्दियों में तेज गति से चलेगा और गर्मियों में धीमी गति से चलेगा। वहीं इन्होंने आगे ये बताया भी मोटे व्यक्तियों को तेज गति से तथा पतले व्यक्तियों को इन्होंने कहा भी मोटे व्यक्ति जो है उन्हें तेज गति से तथा पतले व्यक्तियों को धीमी गति से चलना चाहिए। तकनीकें विकसित नहीं होने के बावजूद भी अरस्तु और हिप्पोक्रेटस ने अनेकों प्रयोग किए। ये पुराने समय के दौरान इन्होंने किए। उसके बाद में एक दुनिया में एक काल आता है जिसने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा के रख दी थी, जिसे हम कहते हैं नवयुग काल या पुनर्जागरण काल। नवयुग काल या पुनर्जागरण काल। इस काल के अंदर अनेकों वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस गति विज्ञान को और आगे वो बढ़ाकर लेके गए। इस काल का जो मुख्य है जो था इटली, जर्मनी और फ्रांस, ये जो देश थे ये इनके अंदर अग्रणी थे। इटली, फ्रांस, जर्मनी ये क्या थे, अग्रणी थे। इंग्लैंड है ये भी इसके अंदर क्या थे,
अग्रणी थे। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने गति विज्ञान के ऊपर बहुत सारे अनुसंधान किए, जिसके अंदर कुछ मुख्य जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम है इटली के भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक या विज्ञानी, एक ही चीज है, गैलीली। इटली के जो भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक यानी गैलीलियो गैलीली, गैलीली इनका उपनाम कहा जाता है, वास्तव में इनका नाम है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो गैलीली भी बोला जाता है इन्हें। ये नवयुग यानी पुनर्जागरण काल के हैं और इनका संबंध कहां से है? इटली से है। ठीक है, इसी तरह फिर एक और आते हैं इटली के शरीर रचना वैज्ञानिक, बोरेली। यानी इटली के जो शरीर रचना वैज्ञानिक है कौन? बोरेली। वो भी कौन से है? नवयुग यानी पुनर्जागरण काल में हुए थे। उसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के वॉन होलर। ये भी शरीर रचना वैज्ञानिक है। ये लो, यानी जो पुनर्जागरण काल है उसके अंदर इटली, फ्रांस, जर्मनी इनका मुख्य योगदान रहा था। इटली के भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक गैलीली भी थे, इटली के शरीर रचना वैज्ञानिक बोरेली है और स्विट्जरलैंड के शरीर रचना वैज्ञानिक वॉन होलर है। तो ये तीनों नाम अपने को याद रखने हैं इसके अंदर, नवयुग यानी पुनर्जागरण काल के। ठीक है, उसके बाद में जो गति विज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप या जिसका विकसित स्वरूप अपने मानते हैं वो आता है 19वीं शताब्दी के अंदर। और 19वीं शताब्दी के अंदर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसके अंदर अपने शुरू करते हैं 19वीं शताब्दी जो थी उसके अंदर वेबर ब्रदर्स, शेरिंगटन, ऑल्टन, इन्होंने अब प्रश्न आता है 19वीं शताब्दी के अंदर तंत्रिका मांसपेशी समन्वय पर कार्य करने वाले कौन थे? वेबर ब्रदर्स, शेरिंगटन व होल्टन। इन तीनों ने क्या किया? तंत्रिका मांसपेशी समन्वय पर कार्य किया था। उसी दौरान ब्रायून, फिशर और मारे मांसपेशीय संकुचन, समन्वय और गति के ग्राफीय प्रदर्शन की समस्या की पहचान की। यानी ब्रायून, फिशर और मारे ने मांसपेशीय संकुचन, समन्वय और गति के ग्राफीय प्रदर्शन की समस्या की पहचान की थी। कब? 19वीं शताब्दी के अंदर। उसी के आधार के ऊपर जो गति विज्ञान है इसका स्वरूप निर्धारण हुआ और वर्तमान में ये अपने विकसित स्वरूप की ओर अग्रसर है। तो ये था इसका बड़ा बड़ा इतिहास। अब एक बार अपने एक झलक लगाते हैं 384 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं शताब्दी तक के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो जो कार्य किए, और उनकी एक सारणी के ऊपर देखते हैं भी क्या कुछ उन्होंने उसके दौरान कार्य किया था। अब ये एक टेबल है 384 ईसा पूर्व से 19वीं शताब्दी के मध्य गति विज्ञान के वैज्ञानिकों के विशेष योगदान के संबंध में।
सबसे पहले आते हैं अपने अरस्तु। अरस्तु ने चलने दौड़ने का विश्लेषण किया, गुरुत्व के अंदर गति उत्तोलक के सिद्धांत की जानकारी देने वाले व्यक्ति ये अरस्तु थे। फिर एक यूनानी वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। अरस्तु ने 3 किताबें भी लिखी थी। अरस्तु ने जानवरों पर प्रयोग करते हुए 3 किताबें लिखी थी, पार्ट्स ऑफ एनिमल, प्रोग्रेस ऑफ एनिमल, एलिमेंट ऑफ एनिमल। 3 किताबें हैं अरस्तु की, वो तीनों के अपने को नाम याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं आर्किमिडीज। ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत दिया, हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत। अब एक्चुअल में ये हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत ये उत्प्लावन बल से संबंधित है। यानी ये कहता है कि कोई वस्तु पानी पर जब तैरती है तो वो नीचे की ओर जितना बल लगाती है तो पानी उतना ही उसके ऊपर जो बल लगा रहा है वो क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है, जो उसको तैरने में क्या करता है? सहायक होता है। यानी कोई वस्तु जितनी पानी में डूबी, कोई तरल पदार्थ या द्रव में कोई वस्तु डूबती है तो वो अपने भार के अनुपात के अंदर क्या करती है? द्रव का प्रतिस्थापन भी कर देती है। ये बताने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे वो थे आर्किमिडीज। और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं बताया, इनके वहां के जो यूनान के जो राजा थे उन्होंने एक मुकुट बना के दिया उन्हें, किसी सुनार ने। तो उस राजा ने इन्हें यह कहा भी मुकुट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आपको ये बताना है भी इसके अंदर जो सोना है वो शुद्ध है या नहीं है। तब ये सोचने लगे कि भी किस तरीके से इसके बारे में मैं बता सकता हूं, अपने इसकी जांच खोज कैसे करें। तब इन्हें नाते नाते एकदम ये दिमाग के अंदर वो आइडिया आया कि भी यूं यूं करके ये पानी इतना बाहर निकलता है। तो ये जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़कर बाहर निकले, फायरे करते गए, यानी मैंने खोज लिया। उसके आधार पर इन्होंने सोने का जो ठोस सोने का जो घनत्व था उधर द्रव सोने का जो घनत्व था उससे कंपेयर करके इन्होंने बताया भी सोने में जो मुकुट बना हुआ है इसमें कितना खोट है, क्या कुछ है। अगले जो वैज्ञानिक आए हैं वो है गैलीलियो गैलीली, जिनके बारे में बताया था ये इटली के थे और पुनर्जागरण काल के थे। इन्होंने त्वरण, वेग, समय आदि के आपसी संबंधों का पता लगाया। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आते हैं गेलन। गेलन ने मांसपेशी तनाव, संकुचनशीलता, इन्होंने क्या बताया? मांसपेशी तनाव और संकुचनशीलता की कल्पना का विकास किया। और इन्होंने ये बताया मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका जो तंत्र है उसका केंद्र कहलाता है। मस्तिष्क क्या है? तंत्रिका तंत्र का केंद्र है। ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? गेलन थे। इन्होंने ये चीज सबसे पहले बताई थी। उसके बाद आते हैं बोरेली। बोरेली कहाँ के थे? इटली के। इन्होंने मानव हड्डियों का शरीर में उत्तोलक के समान कार्य करने का जो उल्लेख किया वो किसने किया? बोरेली ने किया था। उसके बाद न्यूटन। न्यूटन के बारे में हम कक्षा 6, 7, 8 इनमें भी पढ़ते आए हैं। न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो बताया था, भी पेड़ के नीचे बैठे थे, सेवा के नीचे गिरा था तो इन्हें गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादन किया। गति के सिद्धांत यानी गति के 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और वास्तव में ये कहा जाए कभी किन्सोलॉजी का जो आधार है वो न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन के गति के सिद्धांत है। क्योंकि किन्सोलॉजी का मतलब क्या है? किन्सोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ ह्यूमन मोशन। ठीक है, तो इन्होंने गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मांसपेशियों का गुण, रचना, बल उत्पादन प्रक्रिया, संकुचन के सिद्धांत, वैद्युत उद्दीपक आदि को बताया था। ठीक है, बल उत्पादन प्रक्रिया, संकुचन के सिद्धांत और वैद्युत उद्दीपक आदि को बताया। उसके बाद आते हैं एडोल्फ फिक। एडोल्फ फिक जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्रतिरोधक व्यायाम, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक की पहचान का पता लगाया। वास्तव में इन्होंने आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक के बारे में नहीं बताया। इन्होंने जो बताया था, किसने? एडोल्फ फिक ने मांसपेशीय संकुचनशीलता के बारे में बताया। किसके बारे में बताया था? मांसपेशीय संकुचनशीलता के बारे में बताया था, जिसके आधार पर जो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक डी लामे, आइसोमेट्रिक मुल्लर और हैटिंगटन की जो विधि बनाई गई है, जो इनके खोजकर्ता है। आइसोटोनिक किसका है? डी लामे, और ये मुल्लर लिख लीजिए, चाहे हैटिंगटन ये लिख लीजिए, ये इनके द्वारा दिए गए हैं। और वास्तव में मांसपेशीय संकुचनशीलता के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एडोल्फ फिक था। एडोल्फ फिक ने क्या किया, ये जो बताया था, तो एडोल्फ फिक का एक फिक सिद्धांत है। एडोल्फ फिक का क्या है? एक
फिक्स सिद्धांत या फिक्स नियम भी बोलते हैं इसे, सिद्धांत कह लें चाहे इसे नियम कह दें, यह डिफ्यूजन पर आधारित है। एडोल्फ फिक का सिद्धांत है किसके ऊपर है? डिफ्यूजन पर आधारित है। इसके अनुसार यह कहता है भी O2 और जो पोषक तत्व है, क्या चीज? O2 व पोषक तत्व मांसपेशियों तक कैसे पहुंचते हैं। यानी जो एडोल्फ फिक है उन्होंने यह बताया, यानी जो अपना फिक्स सिद्धांत दिया मांसपेशीय संकुचनशीलता के बारे में जो बताया, उसके अंदर इन्होंने यह बताया था भी O2 और पोषक तत्व मांसपेशियों तो कैसे पहुंचते हैं। यह सारी जो प्रक्रिया थी ये किसके द्वारा बताई गई थी? एडोल्फ फिक के द्वारा बताई गई थी। और जो क्या कहा जाता है आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक के तहत इसके अंदर यह बना गया है। जो इसकी पहचान करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? एडोल्फ फिक। जबकि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बारे में एडोल्फ फिक ने नहीं बताया था। उनकी जो पहचान है मांसपेशीय संकुचनशीलता के आधार पर, वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? एडोल्फ फिक थे, जिन्होंने फिक्स नियम दिया जो डिफ्यूजन पर आधारित है, यानी डिफ्यूजन प्रक्रिया पर, जिसके अनुसार क्या है O2 और पोषक तत्वों में मांसपेशियों की पहुंच किस तरह होती है, उसके बारे में ये इसके अंतर्गत बताया गया था। ये था अपना इतिहास, किन्सोलॉजी का इतिहास। अब अपने करते हैं किन्सोलॉजी का अर्थ और उसके बाद करते हैं अपनी उसकी परिभाषाएं। किन्सोलॉजी यानी गति विज्ञान। गति विज्ञान दो शब्दों काइनेसिस और लॉजी से मिलकर बना है। काइनेसिस का मतलब होता है गति और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कई जगह ये सीधा काइने प्लस ओलॉजी भी लिखा हुआ मिलेगा, बाकी एक्चुअल में ये है यूनानी जो ग्रीक जो शब्द है किन्सेसिस और लॉजी, इनसे मिलकर बना है गति का अध्ययन। और गति वास्तव में जीव और मानव की देखी जाती है और अपने सारी शिक्षा में इसका उपयोग करते हैं और सारी शिक्षा के लिए ही गति विज्ञान है। इसीलिए इसे कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन के नाम से इसे जाना जाता है, या साइंस ऑफ ह्यूमन मोशन भी इसे कहा जाता है। और इसके ऊपर जो सबसे पहले कार्य करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? अरस्तु। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ किन्सोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। गति विज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है? खिलाड़ी की गति को देखकर उसकी गति का क्या किया जाता है? वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके अंदर जो भी कमियां पाई जाती है उसके बारे में जो सुधार करना है वो सारा सारा किसके अंतर्गत आता है? गति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब गति विज्ञान है क्या? गति विज्ञान मानव गति का अध्ययन है। अब गति विज्ञान वास्तव में विज्ञान है या नहीं है, उसके संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई थी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके अंदर सबसे पहले जैसे बन ने 1955 की एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस डेफिनेशन है वो। बन ये कहते हैं किन्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल अंडरलाइंग ह्यूमन मोशन। यानी किन्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी किन्सोलॉजी क्या है? अध्ययन है किसका? एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, यानी शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के सिद्धांतों का, क्या आधारभूत सिद्धांतों का, किसके अंतर्गत? यानी मानव गति का, मानव गति का सारी जो अपने शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? किन्सोलॉजी यानी गति विज्ञान कहलाता है। यानी बन की 1955 की जो डेफिनेशन है वो है किन्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल principles underlying human motions। बन महोदय कहते हैं कि गति विज्ञान यानी मानव गति की आधारभूत जो मानव गति है उसका शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान के सिद्धांतों के तहत अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? गति विज्ञान कहलाता है। यह बन महोदय की डेफिनेशन है। इसी के आधार पर अब अपने ये कह सकते हैं गति विज्ञान, ये अगली डेफिनेशन है, गति विज्ञान संयुक्त विज्ञान है। गति विज्ञान क्या है? एक संयुक्त विज्ञान है, यानी अर्थात यह अकेला या व्यक्तिगत विज्ञान नहीं है, बल्कि कई विज्ञानों से मिलकर बना है। यानी गति विज्ञान क्या है? गति विज्ञान एक संयुक्त विज्ञान है। यह अकेला विज्ञान यानी व्यक्तिगत विज्ञान नहीं है, बल्कि कई विज्ञानों से मिलकर बना हुआ है। अब गति विज्ञान क्या है? एक अन्य डेफिनेशन है, गति विज्ञान मानव गति का वैज्ञानिक अध्ययन है। गति विज्ञान क्या है? मानव गति का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये जो डेफिनेशन है, इनके अंदर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है कई बार भी, गति विज्ञान संयुक्त विज्ञान है, निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है या सत्य है भी? उसमें 2 या 3 वो कथन दे देगा, 1 2 1 2 2 3 इस तरह के वो दे देगा। तो गति विज्ञान याद रखना, गति विज्ञान क्या है? एक संयुक्त विज्ञान है। गति विज्ञान मानव गति का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन उसके अंदर किया जाता है। अब गति विज्ञान क्या है? एक अन्य डेफिनेशन है, गति विज्ञान शरीर रचना। शरीर रचना यानी एनाटॉमी। कार्य की है या कार्य की यानी फिजियोलॉजी। यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म, ठीक है, का सम्मिलित रूप है जिसमें व्यक्ति की ऐच्छिक गतियों का विश्लेषण किया जाता है। यानी गति विज्ञान शरीर रचना यानी एनाटॉमी। कार्य की यानी फिजियोलॉजी। यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म, ठीक है। इनका सम्मिलित रूप है जिसमें व्यक्ति की किनका? ऐच्छिक गतियों का। ये आ गई अपनी कौन सी? ऐच्छिक गतियां। यानी शरीर के द्वारा ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियां जो होती है, जैसे हार्ट है,
हार्ट की जो गति है वो अनैच्छिक है, पलकें जो झपक रही है ये अनैच्छिक है। इनका अध्ययन गति विज्ञान यानी किन्सोलॉजी में नहीं किया जाएगा। इनमें अध्ययन किया जाएगा किसका, जैसे ये कंधा है, बाइसेप है, ये हाथ को जैसे मोड़ रही है, इसका अध्ययन हो गया। बाकी अन्य जो मूवमेंट है जो उसके अंदर जो अध्ययन किए जा रहे हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। ये है गति विज्ञान की कुछ डेफिनेशंस। अब आती है आगे गति विज्ञान की कुछ शाखाएं जिनके बारे में अपने देखते हैं। गति विज्ञान की शाखाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली संरचनात्मक, दूसरी कार्यात्मक यानी कार्य की, और तीसरी आ गई यांत्रिकी। गति विज्ञान की शाखाओं को 3 भागों में बांटा गया है, संरचनात्मक, कार्यात्मक और यांत्रिकी। संरचनात्मक का मतलब इसमें कोई भी जोड़ है, मांसपेशियां हैं, उनकी संरचना के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, यानी इनकी क्या किया जाएगा, संरचना का, इनमें संरचना के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। वहीं कार्यात्मक में मांसपेशियां, संकुचन, कैसे करती है, यानी कार्यात्मक में अध्ययन किया जाएगा भी मांसपेशियां संकुचन कैसे करती है, इसके बारे में जहां अध्ययन किया जाएगा वो होगी कार्यात्मक इसकी शाखा, कार्यात्मक किन्सोलॉजी यानी कार्यात्मक गति विज्ञान। वहीं जब यांत्रिकी की बात आती है यानी मैकेनिज्म की बात आती है, मैकेनिकल की बात आती है, तो इसका मतलब यह है कि गति के ऊपर बल, लीवर, साम्यावस्था यानी संतुलन का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जो अध्ययन किया जाता है वो यांत्रिकी में किया जाता है। यानी यांत्रिकी में अध्ययन किया जाएगा गति पर बल, उसके बाद में संतुलन, लीवर आदि आदि के लिखो यहां, आदि के प्रभाव का अध्ययन। यानी यांत्रिकी के अंदर, यांत्रिकी जो गति विज्ञान है उसके अंतर्गत आएगा गति पर बल, संतुलन और लीवर के जो प्रभाव पड़ता है उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, यांत्रिकी गति विज्ञान के अंदर किया जाएगा। यानी गति विज्ञान की 3 शाखाएं, संरचनात्मक, कार्यात्मक और यांत्रिकी। तो ये गति विज्ञान की परिभाषा, उसकी शाखाएं हो गई। और अपनों ने पढ़ा गति विज्ञान के फादर कौन है, गति विज्ञान के फादर है अरस्तु, यानी फादर ऑफ किन्सोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। अब अपने पढ़ते हैं एक चीज, गति विज्ञान के उद्देश्य क्या है, गति विज्ञान का महत्व क्या है खेलकूद के अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आता है गति विज्ञान के लक्ष्य। गति विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है मानव गति को जानना, प्रदर्शन में सुधार करना, अच्छी तकनीक का पता लगाना, समता और योग्यता से संबंधित समस्या का पता लगाना, संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना। जिस तरह कहा जाता है कि भी गति विज्ञान एक संयुक्त विज्ञान है। जब एनाटॉमी का जो विद्यार्थी है उसे यह पता है कभी शरीर की जो संरचना है वो किस तरह से बनी है, फिजियोलॉजी का जो विद्यार्थी है उसे पता है कभी ये जो अंदर जो सिस्टम बना हुआ है ये किस तरह काम कर रहे हैं, यांत्रिकी वाले को ये पता है भी उनका जो थ्योरीज है लीवर की वो किस तरह वो काम करती है। जबकि जो किन्सोलॉजी का जो विद्यार्थी है उसे इन सब चीजों का ज्ञान होगा तब वो जाके इसके अंदर कामयाब होगा। इसीलिए जो वैज्ञानिक है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मैकेनिक्स तीनों का उपयोग करते हुए किन्सोलॉजी पे कार्य कर रहे हैं। और किन्सोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है या जो मुख्य लक्ष्य है जो क्या प्राप्त करना, मानव गति को जानना, उसका विश्लेषण करना, उसके अंदर जो सुधार करने हैं वो करना। ये सुधार विश्लेषण होगा, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए जो कोच प्रयास करता है उसके द्वारा क्या होगा, उसके प्रदर्शन में सुधार होगा।
उसी के आधार पे अपने को ये पता लगेगा भी कौन सी तकनीक बढ़िया है जिसके द्वारा कम से कम ऊर्जा खर्च करके उचित परिणाम प्राप्त किए जा सके। यानी अच्छी तकनीक का पता लगाना, समता और योग्यता से संबंधित समस्या का पता लगाना, ये क्षमता हो जाएगा। खिलाड़ी की जो क्षमता है और जितनी उसकी योग्यता है वो जब उसके अंदर पूर्णतः प्रदर्शन नहीं कर पा रहा तो उसके बारे में जो पता लगाया जाएगा वो किन्सोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। जब समस्याएं उसकी पता चलेगी उसी के आधार पे क्या होगा, उसकी समस्याओं को दूर किया जाएगा और इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। एक जो प्रशिक्षक या जो कोच है उसका उद्देश्य होता है खिलाड़ी की गामक योग्यताओं को विकसित करते हुए एक पूर्ण खिलाड़ी या पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है वो देता है अपना किन्सोलॉजी। ये इसके लक्ष्य है। अब आते हैं इसके उद्देश्य। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अब इसका उद्देश्य है पहला, मौलिक विज्ञानों के माध्यम से सीखे गए सिद्धांत एवं वास्तविकताओं का अनुप्रयोग करना। मौलिक विज्ञान यानी जो अभी बताया था भी, एनाटॉमी के विद्यार्थी को शरीर रचना के बारे में पता है, फिजियोलॉजी के विद्यार्थी को शरीर के जो क्रियाएं हो रही है उनके बारे में पता है, यांत्रिकी वाले को अन्य नियमों का ज्ञान है, गति और उससे संबंधित, मैकेनिक्स से संबंधित। जबकि किन्सोलॉजी का जो विद्यार्थी है वो इन सब से मिले हुए सिद्धांतों और जो वास्तविकता है उनके ऊपर उपयोग करता है, उन्हीं के ऊपर प्रयोग करता है। उसके बाद में इसी आधार पर वो क्रियाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है, और जब विश्लेषण और मूल्यांकन होता है तो उसी के आधार पर उसके प्रदर्शन को क्या बनाया जाता है, सुधारा जाता है, और खिलाड़ी के अचीवमेंट प्राप्त करने के अंदर वो सफल हो पाता है। अब जब वो क्रियाओं का क्या करेगा, विश्लेषण के माध्यम से शिक्षण को आसान और बेहतर बनाया जाएगा। अब जब कोच ने क्या किया, किसी खिलाड़ी ने कोई एक्टिविटी की, उसके अंदर जहां उसे कमी लगी उसने क्या किया, उनका विश्लेषण किया, उसके अंदर कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया। अब वो कोई भी एक एक्टिविटी जब वो करवा रहा है तो उसे क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको करवाता है। तो उसी आधार के ऊपर वो क्या करता है, उसके शिक्षण को आसान बनता है और बेहतर हो जाता है, जिससे खिलाड़ी मितव्ययिता आती है और क्षमता की समस्या को समझना संभव हो पाता है। यानी खिलाड़ी की जो क्षमताओं में जो समस्याएं पैदा हो रही है उन्हें भी किन्सोलॉजी की सहायता से समझा जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है। बेहतर आसन का पता लगाना, जो प्रत्येक व्यक्ति की शरीर संरचना अलग अलग होती है, किस व्यक्ति के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है उसके बारे में जब जानकारी होगी तो वो किन्सोलॉजी के माध्यम से होगी, जिससे बॉडी स्ट्रक्चर उसकी या बॉडी जो पोस्चर है वो सही तरीके से कार्य कर पाएगी। क्रिया का विश्लेषण किया जाएगा और उसके विभिन्न स्तरों को समझना हो पाएगा। यह है इसके किन्सोलॉजी के उद्देश्य। अब आगे आता है खेलों में गति विज्ञान की भूमिका और महत्व। जो अपने टॉपिक के अंदर दे रखा है भी, खेलों में गति विज्ञान की भूमिका और महत्व। पहला इसका महत्व और जो भूमिका है वो है सारी शिक्षा के क्षेत्र में जो कोच या जो शिक्षक है उनके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब उससे पहले अपने एक चीज करते हैं इसमें, कभी जो ये किन्सोलॉजी है भारत के अंदर इसका क्या कुछ था, उसके बाद ये करते हैं अपने। किन्सोलॉजी यानी गति विज्ञान। आज हम देखते हैं विकसित देश खेलकूद के क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं। उसका कारण गति विज्ञान है, क्योंकि वहां पे गति विज्ञान के अंदर इतने अनुसंधान हुए हैं भी जिसके आधार के ऊपर वो खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को सुधार पा रहे हैं, उनका प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है, अनेकों तकनीकें उनके अंदर विकसित हो पा रही है। जो वर्तमान स्वरूप है वो अपनों देखा अरस्तु से लेके एडोल्फिक तक देखा, उसके बाद भी आगे के अनुसंधान चल रहे हैं। एडोल्फिक जर्मनी के थे, उसके बारे में अपनों ने सब कुछ देखा। भारत के अंदर जो गति विज्ञान की शुरुआत हुई थी वो हुई थी कहां, ग्वालियर से। ग्वालियर में कहां, लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में। ये बाद में यूनिवर्सिटी बनी है,
तो पहले जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर के अंदर है, भारत में सर्वप्रथम गति विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वो यहाँ हुआ था। कहाँ पे? लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो था, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के अंदर गति विज्ञान का प्रारंभ हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला और LNIP, वो सॉरी LNIP नहीं, NIS पटियाला। उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इसका अनुप्रयोग किए गए। उसके पश्चात क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो शारीरिक शिक्षा विभाग है, पंजाब यूनिवर्सिटी के शारीरिक शिक्षा विभाग, उसके पश्चात भारत के जितने भी अन्य राज्यों के अंदर जो यूनिवर्सिटियां थी उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर के कौन से PG और UG और PG, जहां पे शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट जो लग रहा था उसके अंदर इसको काम में लिया था। यह था भारत के संदर्भ में। और वास्तव में जो गति विज्ञान है, गति विज्ञान एक्चुअल में क्या है? शरीर की क्रिया का विज्ञान है। जब शरीर की गति है, शरीर है तब वो गति हो रही है। अब शरीर निश्चल पड़ा है तो गति नहीं होगी, लेकिन अनेकों ऐसी क्रियाएं हैं, मांसपेशी संकुचन की क्रियाएं, उनके लिए शरीर की गति होना आवश्यक नहीं है। जैसे श्वसन तंत्र जब कार्य कर रहा है तो शरीर की गति कहीं नहीं हो पा रही। उसके बाद हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वहां पे जब मांसपेशियों का जो संकुचन वगैरह जो हो रहा है उसके लिए शरीर का मूवमेंट होना कहीं जरूरी नहीं है। लेकिन गति विज्ञान के लिए वास्तविक रूप से शरीर की गति होनी बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं इसका जो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में इसका कहां क्या कुछ इसका महत्व है। ये रहा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में खेल कूदों को बढ़ावा देने, शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा कोई भी कौशल है उसको आसानी से करने, या खिलाड़ी का जो पूर्ण व्यक्तित्व विकास है, यानी क्या किया जाएगा? खिलाड़ी का पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण किसके द्वारा होगा? गामक योग्यताओं के निर्धारण द्वारा। जो गामक योग्यताएं हैं उनका निर्धारण किया जाएगा, उसी के द्वारा क्या किया जाएगा? खिलाड़ी का पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और यह किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रगत के अंतर्गत आएगा। फिर अगला आता है प्रशिक्षण के क्षेत्र में। कोई भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर किस तरह से कहां खिलाड़ी के जो स्किल के अंदर जो कमियां आ रही है उससे क्या किया जाएगा? कोई भी कौशल है, कौशल को क्या किया जाएगा? विभिन्न पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इसके विभिन्न पार्ट कर लिए। अब ये जो पार्ट है इनके अंदर क्या किया जाएगा? उसको कौशल को अलग अलग टुकड़ों के अंदर उसे जब सिखाया जाता है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? उस मूवमेंट को वो आसानी से सीख पाता है, उस कौशल में वो दक्ष हो पाता है और प्रशिक्षण को क्या कर पाते हैं? आसानी से उसको संपन्न किया जा सकता है। फिर आता है भार ट्रेनिंग कार्यक्रम में सहायक। अब जो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रत्येक गेम का अलग अलग वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और प्रत्येक व्यक्ति की जो बॉडी की जो संरचना है वो भी अलग अलग है। तो उसी के आधार पर क्या किया जाए? खेल के आधार पर और व्यक्ति की संरचना जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? उसके जो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अलग अलग बनाने के अंदर क्या किया जाता है? गति विज्ञान यानी किन्सोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल चोटों के पुनर्वास, पहचान और रक्षा में सहायक है। जब किन्सोलॉजी का खिलाड़ी को भी ज्ञान होगा तो उसको कम से कम क्या होगा? चोटग्रस्त होगा, उसे यह पता चलेगा भी कहां पे इंजरी लगने की संभावना है, कहां पे क्या हो पाता है। इसीलिए खेल चोटों के पुनर्वास, पहचान और रक्षा के अंदर क्या होता है? गति विज्ञान सहायक है। उसके बाद आता है आसन सुधार, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में सहायक। आसन सुधार का मतलब ये शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बॉडी पोस्चर के लिए। अब उसके अंदर किस तरह से कौन से आसन के द्वारा कौन से व्यक्ति के बॉडी के पोस्चर को सही किया जा सकता है और कौन से परिणाम, उचित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके अंदर खेलों के अंदर इसमें गति विज्ञान की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद दैनिक जीवन, और ये क्या है यहाँ पे? दैनिक जीवन यानी सामान्य जीवन व जो खेल है उसके अंदर गति विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक है, सामान्य
जीवन या जो दैनिक रूप से अपने काम में करते हैं उसके अंदर क्या महत्व है, वो है गति विज्ञान की सहायता से प्रदर्शन में सुधार किया जाता है, एक्यूरेसी और कुशलता लाई जाती है। अब गति विज्ञान के इसमें प्रदर्शन में सुधार, एक्यूरेसी और कुशलता के लिए गति विज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रक्षात्मक अनुकूलन, जिनके माध्यम से खिलाड़ी को क्या किया जाएगा, चोटों से बचाया जाएगा। और ये वो व्यायाम होते हैं, कौन से, रक्षात्मक जो अनुकूलन है, ये वो व्यायाम है जिनको खेलों से पूर्व ही क्या किया जाता है, खेलों से पूर्व किया जाता है। अब जो गति विज्ञान है वो खेल उपकरणों को समझने व निर्माण करने में सहायता देता है। अब आज अपने देख रहे हैं भी जो बॉल है, बैट है, अलग अलग तरीके से बनते जा रहे हैं, जो रैकेट है, हर चीज को अलग तरीके से साइंटिफिक रूप से इनका निर्माण किया जा रहा है। यानी हवा के अंदर कैसा होगा, कौन से प्रेशर के अंदर कैसा करेगा, टेम्परेचर में क्या कंडीशन रहेगी, जो ड्रेसें तैयार हो रही है वो कम से कम क्या कर रही है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। ये सारी जो चीजें तैयार हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, गति विज्ञान के द्वारा तैयार हो रही है। यानी खेल के उपकरणों उनके निर्माण के अंदर क्या करता है, गति विज्ञान सहायता करता है। शरीर आसन संबंधी व्यायामों का व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने में गति विज्ञान सहायक है। यानी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार के ऊपर, उसी के आधार के ऊपर क्या किया जाएगा, जो व्यायाम है उनका चयन किया जाएगा। अब आता है गति विज्ञान, जो गामक कौशलों के विश्लेषण के लिए उचित आधार प्रदान करता है। यानी गामक जो कौशल, जो मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्किल है उनका विश्लेषण किया जाएगा। वो विश्लेषण किसके आधार पर होगा, गति विज्ञान के आधार पर होगा। जो भी मूवमेंट किया जा रहा है उसके अंदर जब उसके अंदर कमियां निकलेगी, यानी उसका विश्लेषण और मूल्यांकन होगा, तो वो गति विज्ञान के आधार पर होगा और उसी के आधार पर उसके अंदर क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और गति विज्ञान की सहायता से खेल क्रियाओं के मूल्यांकन से शिक्षण प्रशिक्षण को बेहतर और आसान बनाया जा सकता है। जो कोचेज वगैरह है उन्हें अगर गति विज्ञान का ज्ञान है तो वो अपने जो प्रशिक्षण है, जो शिक्षण है, उसको आसानी से खिलाड़ी को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। उसे खेल क्रियाएं, जो स्किल वगैरह है, वो उसको फंडामेंटल जो चीजें हैं वो उसको आसानी से बिल्कुल सिखाई जा सकती है। और जो सबसे पहले बताया था भी, खेल क्रियाओं में ऊर्जा के खर्च को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यानी गति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी की क्षमता और ऊर्जा को कम से कम खर्च करते हुए उचित परिणाम प्राप्त करना है, जिसके अंदर ये सहायक है। गति विज्ञान खिलाड़ी के कौशल तकनीक में होने वाली त्रुटियों, यह आएगा त्रुटियों। यानी गति विज्ञान क्या है, खिलाड़ी के कौशल तकनीक में होने वाली त्रुटियों में पहचान करता है और उन्हें सुधारने में सहायक होता है। तो यानी गति विज्ञान की सहायता से उसमें जितनी भी कौशल, कोई तकनीक में जो कमियां हैं उन्हें पहचाना जाएगा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर अगला है गति के विश्लेषण और पूर्ण व्यक्तित्व विकास में यह सहायक है। गति का क्या होगा, विश्लेषण होगा, पूर्ण व्यक्तित्व विकास किया जाएगा। इसके अंदर गति विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। गति विज्ञान उपकरण सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में तकनीक को परिवर्तित करने में सहायक है। यानी कोई भी उपकरण है, कोई भी सुविधाएं हैं, यदि उनमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उनमें जो सुधार किया जाएगा वो गति विज्ञान के माध्यम से किया जाएगा। अब अगला आता है शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नवनीत तकनीक विधियों को खोजने में सहायक। यानी गति विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण की जो नवीन तकनीकें हैं, नवीन जो विधियां हैं, उन्हें खोजने में क्या होता है, सहायक होता है। अब ये थे गति विज्ञान का दैनिक जीवन और खेल कूद में महत्व। आज की क्लास में हमने पढ़ा गति विज्ञान क्या है, गति विज्ञान का इतिहास, अरस्तु से लेकर एडोल्फ फिक। अरस्तु गति विज्ञान के फादर ऑफ किन्सोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा आर्किमिडीज, उससे पहले अपनों ने पढ़ा हिपोक्रेट्स, जिन्होंने क्रिया के कार्य की प्रभाव की पहचान की। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा नवयुग काल यानी पुनर्जागरण काल। उसके बाद 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक। फिर उसके बाद एक सारणी पढ़ी 384 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं शताब्दी तक के जो वैज्ञानिक थे उनमें, जिनका अरस्तु था। उसके बाद आर्किमिडीज, जिन्होंने उत्प्लावन बल या हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत दिया। उसके बाद में अपनों ने गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा बोरेली के बारे में पढ़ा, न्यूटन के बारे में पढ़ा, एडोल्फ फिक, जिनकी जो फिक नियम था जो डिफ्यूजन सिद्धांत के ऊपर आधारित था, डिफ्यूजन प्रक्रिया को बताता है, जिसके अंदर वो कहता है भी O2 और पोषक तत्व मांसपेशियों तक किस तरह पहुंचते हैं, मांसपेशीय संकुचनशीलता के बारे में जिन्होंने बताया, उसी के आधार पर आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक की पहचान की गई थी।
जबकि इन्होंने वो व्यायाम इन्होंने नहीं दिए थे। उनके पे जो पहचान करने में जो योगदान था वो एडोल्फ फिक यानी जो जर्मनी के थे उनका था। उसके बाद में अपनों ने पढ़ी किन्सोलॉजी का अर्थ पढ़ा। उसके बाद में अपनों ने पढ़ी उसकी डेफिनेशन, बन की डेफिनेशन, उसके बाद में जो अन्य डेफिनेशन थी वो पढ़ी। उसके बाद में अपनों ने पढ़े हैं भारत के अंदर किन्सोलॉजी कहाँ से प्रारंभ हुई, LNIP ग्वालियर, जिसको पहले लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते थे, वहाँ सबसे पहले प्रारंभ हुआ। उसके बाद में अपने NIS पटियाला में गया, उसके बाद में पंजाबी विश्वविद्यालय के अंदर गया, उसके बाद में अन्य कॉलेजों के अंदर उसको शामिल किया गया। उसके बाद में पढ़े अपनों ने एम, उसके बाद में पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में अपनों ने पढ़ा खेल कूद के अंदर महत्व, दैनिक जीवन और खेल क्रियाओं के अंदर गति विज्ञान का महत्व। ये था अपना आज का टॉपिक गति विज्ञान। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में। और आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और मेरा यह प्रयास और हमारी टीम का यह प्रयास रहेगा भी आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर अच्छी तरीके से कराया जाए ताकि आप सफलता के आयाम को छुएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।